नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष भाग में जहां हम कुछ FAQs डिस्कस करने वाले हैं। आशा करता हूं आपको हमारे नवरात्रि सीरीज के बेसिक्स फाइनेंस के वीडियोस पसंद आए होंगे। आज हमारे साथ है श्री सुनील चितड़े जी, जो कि चितड़े CFS प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर डायरेक्टर है। यह पिछले 30 सालों से बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। चितड़े CFS प्राइवेट लिमिटेड में FD, PPF, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और कैपिटल गेन बॉन्ड्स की सेवाएं उपलब्ध है। तो स्वागत है सुनील सर आपका। और आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे FAQs। तो सर आज मार्केट में हमारे पास इतने सारे अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे FD, PPF या इवन म्यूचुअल फंड, SIP। तो आपके हिसाब से हमारे लिए कौन सा सही है, ये हम कैसे सिलेक्ट करें? देखिए, हम जब भी कोई निवेश करते हैं तो हमारे सामने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। तो हर इन्वेस्टमेंट यदि हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड करेंगे तो हम वो गोल्स तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में फिर हम आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे दो अलग अलग जो गोल्स रहते हैं उसको आइडेंटिफाई करना होगा। तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए फिर आपके पास FD या म्यूचुअल फंड, डेट फंड, ये सबसे सही ऑप्शंस है। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए हम कोई आपको रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इक्विटी में रिस्क होती है। तो शॉर्ट टर्म ये FD या म्यूचुअल फंड, डेट फंड, उसमें भी फिर जो 3 साल के लिए निवेशित रहना चाहते हैं और जो 20 और 30% टैक्स ब्रैकेट में है, उनके लिए हम ये कहेंगे कि उनके लिए म्यूचुअल फंड का डेट प्रोडक्ट ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि उसमें इंडेक्सेशन की वजह से जो टैक्स लायबिलिटी उनको जो कम आएगी, तो उसमें भी उनको काफी अच्छी कमाई हो सकती है एज कम्पेयर टू FD। तो 20 और 30% टैक्स स्लैब वालों ने कभी भी 3 साल के लिए म्यूचुअल फंड, डेट फंड को ज्यादा प्रीफर करना चाहिए। ओके, सो शॉर्ट टर्म के लिए FD और डेट फंड एंड लॉन्ग टर्म के लिए फिर हम इक्विटी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। जी सर, हमने अक्सर और एक सवाल काफी सुना है कि क्या SIP और म्यूचुअल फंड ये दो चीजें अलग हैं? हाँ, काफी लोगों के मन में ये सवाल रहता है। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि मेरी SIP है लेकिन मैं म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करता हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। SIP जो आज पॉपुलर हुआ है, ये म्यूचुअल फंड की SIP की वजह से ही हुई है। तो उनका जो निवेश होता है वो म्यूचुअल फंड में ही होता है। फिर म्यूचुअल फंड में जैसे मैंने अभी कहा कि डेट फंड है, फिर उसके बाद वाली कैटेगरी बैलेंस फंड है, फिर इक्विटी फंड है, फिर इक्विटी फंड में भी लार्ज, मिड, स्मॉल, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये सब अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो उनके ऑब्जेक्टिव के अनुसार फिर SIP उसमें करना चाहिए। तो SIP ये म्यूचुअल फंड में ही होती है, वो म्यूचुअल फंड से अलग नहीं है। अच्छा, तो SIP एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है म्यूचुअल फंड जी। सर, तो हमारा अगला सवाल है कि अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई रिस्क कवर है, कोई पॉलिसी है जहां मैं 20-30 लाख ऑलरेडी कवर्ड हूं, तो क्या मुझे अलग से टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है? क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में अक्सर प्रीमियम वापस भी नहीं आता। तो अगर वही प्रीमियम की अमाउंट में कहीं निवेश कर दूं तो मेरा आने वाले 20-30 सालों में बहुत बड़ा कॉर्पस जमा होगा। तो क्या मुझे अलग से करना चाहिए? देखिए, आपने कहा 20-30 लाख का मेरा इंश्योरेंस है, तो हमें ऐसा लगता है कि आज की तारीख में 20-30 लाख का जो इंश्योरेंस है वो काफी कम है। आज की तारीख में कम से कम 50 लाख, वो भी कम से कम। आइडियली तो 1 से 2 करोड़ का बीमा आज होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम टर्म इंश्योरेंस ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इसको आपने जोड़ना नहीं चाहिए। इंश्योरेंस ये अलग प्रोडक्ट है। इंश्योरेंस में जाने का हमारा मकसद ये होता है कि यदि मुझे कुछ होता है तो फिर मेरी फैमिली सिक्योर होना चाहिए। तो उसके लिए आज की तारीख में 1 करोड़ ये आइडियल अमाउंट है कि 1 करोड़ का बीमा आपका होना चाहिए। और निवेश जो है उसमें यदि आप अलग से करेंगे तो नॉर्मली जो बीमा निकलता है 20, 25, 30 साल का निकलता है। तो 20, 25, 30 साल के लिए आपने टर्म इंश्योरेंस निकाल लिया, उसमें आपको रिफंड जैसे आपने कहा बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो इतने कम प्रीमियम में आपका 1 करोड़ का बीमा होने वाला है, तो बाकी जो अमाउंट आपके पास बचने वाली है वो यदि आपने SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में लगाई तो उसमें इतना अच्छा पर्पस आपका बन जाएगा कि आपको इंश्योरेंस से जो पैसा मिलने वाला नहीं है उसका कोई गम नहीं होगा।
और ये भी मतलब अगर हम जैसे 30 साल में 1 करोड़ बनेगा ये सोचते हैं वो प्रीमियम बचा के, लेकिन अगर बीच में भी हाँ, कुछ, फिर वो तो कितनी बड़ी रिस्क हो जाएगी, वो भी एक तो बड़ी आपकी रिस्क फैमिली सुरक्षित नहीं रहेगी, उनको काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा जैसे, तो उसके लिए हमारे हिसाब से तो आज की तारीख में 1 करोड़ का बीमा होना बहुत जरूरी है, और वो टर्म इंश्योरेंस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सर तो हमारा अगला सवाल है कि ये एनएफओ क्या है? न्यू फंड ऑफर अक्सर आजकल अखबारों में पढ़ते हैं, और क्या हमें हर एक नए एनएफओ में निवेश करना चाहिए? जी, तो एनएफओ मतलब म्यूचुअल फंड, जब भी कोई नया स्कीम लॉन्च करता है उसे न्यू फंड ऑफर कहा जाता है, तो इसे शॉर्ट में एनएफओ कहते हैं। तो काफी लोगों की रुचि रहती है एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन हर म्यूचुअल फंड के एनएफओ में निवेश करना उचित नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसमें फिर अलग अलग कैटेगरी में आपका इन्वेस्टमेंट है। तो मान लीजिए ऑलरेडी आपके पास लार्ज या मिड कैप का फंड है और कोई नया एनएफओ आया है, तो फिर से वो एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने में हमें तो कोई उचित नहीं लगता है। तो जो कैटेगरी नहीं है उसका यदि कोई एनएफओ आया है, जैसे अभी कोई मल्टी कैप आया था या फ्लेक्सी कैप आया था, वो आपके पास नहीं है और आप कैटेगरी वाइज उसमें निवेश करना चाहते हैं, तो फिर वो सही है। लेकिन ऑलरेडी वो कैटेगरी आपके पास है, तो सिर्फ वो 10 रुपए में मिल रहा करके वो सस्ता है, ये सोच सही नहीं है। देखिए 10 रुपए का मान लीजिए 20 रुपए हो जाता है, तो कोई 100 रुपए वाला इन्हीं वाला फंड आप निवेशित करते हैं, तो 100 का 200 भी आराम से हो जाता है। कभी कभी ये पाया गया कि 10 का 20 जो होता है उसके पहले 100 का 200 हो जाता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो क्रिएटेड रहता है। तो एनएफओ में ही करना चाहिए ऐसा नहीं है, आपके पास वो कैटेगरी यदि है तो हमारे हिसाब से नहीं करना चाहिए। 10 वाला सस्ता है ऐसा बिल्कुल मानना नहीं चाहिए। तो सर एक और कॉमन ऐसा सवाल है कि जैसे किसी का कोई होम लोन है जो कि एक बड़ी लायबिलिटी मानी जाती है, तो क्या उसे हमने जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए, या फिर उसे जितना ज्यादा टेन्योर के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं उतना उसे कंटिन्यू करना चाहिए? तो इस पर आपका क्या विचार है? जी, हाउसिंग लोन तो बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे सस्ता आज लोन अवेलेबल है। उसके अलावा एजुकेशन लोन भी हम सजेस्ट करते हैं कि हर किसी ने एजुकेशन लोन भी लेना चाहिए। तो हाउसिंग और एजुकेशन ये सबसे सस्ते लोन अवेलेबल है, लेकिन बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि मैं इसको 10 साल में रिपे कर दूं, 12 साल में रिपे कर दूं। तो हमारे हिसाब से जो आज मान लीजिए 30 साल का कोई युवा हाउसिंग लोन लेना चाहता है, तो उसने फिर पूरा 30 साल का जो टेन्योर होता है हाउसिंग लोन का, वो पूरा उसने अवेल करना चाहिए। उससे क्या होगा कि उनका ईएमआई काफी कम हो जाएगा। तो ये जो ईएमआई कम होने वाला है कि 20 के बजाय 30 साल आप टेन्योर करेंगे, तो ये जो आपका बचत होने वाला है पैसा, उसमें यदि आप एसआईपी शुरू करते हैं 30 साल के लिए, तो मेरा बिल्कुल ये दावा है कि पूरा आपका हाउसिंग लोन विद इंटरेस्ट, ये आपका जो डिफरेंस अमाउंट का एसआईपी है वो पूरा आपका रीपे कर देगा। तो आपने हाउसिंग लोन जो है वो पूरा टेन्योर पे लेना चाहिए, और फिर उसकी वजह से जो आपका ईएमआई कम होने वाला है उसकी अमाउंट की बिल्कुल एसआईपी लॉन्ग टर्म करना चाहिए, तो आपको काफी उसमें बेनिफिट होगा। और जैसे आपको पता है हाउसिंग लोन में आपको रीपेमेंट और इंटरेस्ट पे, तो जितना लंबा आप अवधि लेंगे उतना आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो आइडियली जितना ज्यादा टेन्योर ले सकते हैं उतना ज्यादा 30 साल का जो ले सकते हैं, उनके एज के हिसाब से 30 साल का टेन्योर बैठता है, उन्होंने बिल्कुल 30 साल का टेन्योर लेना चाहिए। और एक पॉइंट यहाँ मुझे अभी ध्यान में ऐसा आया कि जैसे आज अगर किसी का मंथली ईएमआई 40,000 है, जो कि आज थोड़ा बर्डनसम लगता होगा, बट यहाँ से 10-15 साल बाद जैसे हमारी इंक्रीमेंट होगी तो वो ईएमआई तो सेम ही रहने वाला है, तो वो बर्डन रिलेटिवली 15 सालों बाद काफी कम लगने वाला है। जी बिल्कुल, तो आई थिंक ये भी पॉइंट एक आपने जरूर कंसिडर करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अभी कुछ रिटायर्ड लोग हैं या फिर ऐसे लोग जिनका रिटायरमेंट नजदीक है, तो उनके हिसाब से कौन सा निवेश माध्यम सही रहेगा? अभी तक के रिटायर्ड लोगों का सबसे चाहिए प्रोडक्ट जो था, एक तो पोस्ट का एमआईएस और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, जो कि
पोस्टल एमआई 6.6% का रिटर्न दे रहा है और सीनियर सिटीजन 7.4 दे रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम जो देख रहे हैं कि हर 3 महीने या 6 महीने में ब्याज के दर कम होते जा रहे हैं। पोस्ट के एमआईएस का मुझे याद है 14% का ब्याज था प्लस 10% बोनस, आज बिना बोनस का 6.6% पे आ गया है। तो आगे चल के ये बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, आगे चल के ये और भी कम होना है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड का SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसमें आप 8% से विड्रॉल पा सकते हैं और ये लंबी अवधि के लिए 8% ही रहेगा। जैसे मैंने कहा कि एमआईएस का 6.6 है, लेकिन हो सकता है 1 साल के बाद वो 6 हो जाएगा, 3 साल के बाद 5, 5.5 हो जाएगा। आज बैंक भी 5.5% पे आ गई है, तो आगे चल के रेट और भी कम होना है। तो इसके लिए SWP जो है वो आपको लंबी अवधि के लिए 8% का रिटर्न तो देते ही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर फिर आपको 10-15 साल यदि आप रुके रहते हैं, बने रहते हैं, तो उसमें आपको बोनस के तौर पर एप्रिसिएशन भी मिलना, तो वो भी मिलना तय है, क्योंकि हिस्टोरिकल जो डाटा कहता है 10-15 साल का, तो ये 8% का SWP लेने के बाद भी काफी अच्छा एप्रिसिएशन भी आपको मिला है। और दूसरा ये टैक्स एफिशिएंट भी है, क्योंकि इक्विटी फंड से आप जब भी विड्रॉल लेंगे 1 साल के बाद में, तो उसमें टैक्स लायबिलिटी काफी कम आती है एज कम्पेयर टू FD या पोस्ट या सीनियर सिटीजन। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, रिटायर्ड लोगों ने इस पे जरूर गौर करना चाहिए। सर, एक सवाल ऐसा है कि when shall we invest in large, mid, small cap, जो अलग-अलग कैटेगरीज है इक्विटी की, और आने वाले 10 सालों में ऐसा क्या डिफरेंस रहेगा इनमें, अगर मैं लार्ज कैप में करता हूँ या मिड में करता हूँ या स्मॉल में करता हूँ? जी, तो लार्ज, मिड, स्मॉल में निवेश हम अपने इन्वेस्टमेंट गोल के अनुसार सजेस्ट करते हैं। मान लीजिए किसी का 5 साल का ऑब्जेक्टिव है, तो 5 साल के लिए हम कभी स्मॉल कैप सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क सबसे ज्यादा रहती है, लेकिन रिटर्न भी उसमें काफी अच्छा आता है। तो जब भी आपको निवेश करना है तो 5 साल का यदि गोल है तो लार्ज कैप ब्लू चिप फंड्स जो है ये बेटर ऑप्शन रहेंगे। और 10 साल के लिए लेकिन आप ब्लू चिप फंड लेंगे 10-15 साल के लिए, तो आपको रिटर्न्स तो अच्छे आएंगे, इसके बारे में कोई सवाल नहीं। लेकिन स्मॉल कैप में ब्लू चिप फंड जो है उससे भी अच्छे रिटर्न्स आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो 10-15 साल के लिए मिड कैप, स्मॉल कैप ये करने में बेटर ऑप्शन रहेंगे। छोटी अवधि के लिए लार्ज कैप ये बेटर ऑप्शन रहेगा। तो सर, आज का हमारा आखिरी और एक इंटरेस्टिंग सवाल, जो आई एम श्योर आप सबके मन में भी जरूर होगा। तो मार्केट पिछले 1.5 साल से जिस तरह ऊपर जा रहा है, रोज नए रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है 61-62,000, तो सबके दिमाग में ये शंका है कि क्यों ना इस समय कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया जाए। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? जी, आज के तारीख में तो बिल्कुल सबके मन में यह सवाल है कि मैं अभी प्रॉफिट अच्छा है तो बुक कर लूं क्या। तो हमारा ये कहना है कि देखिए, ये गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। जिनका गोल अभी यहाँ से 1-1.5 साल दूर है, उन्होंने बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि हाँ, उसमें से मैं कुछ इक्विटी में से कुछ पैसा सुरक्षित फंड में ट्रांसफर करूँ या निकाल लूँ। लेकिन जिनके गोल्स लंबी अवधि के लिए है, 5 साल 10 साल यहाँ से भी, उन्हें बिल्कुल शांति से बने रहना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में फिर जिनको पैसे का काम है, जैसे मैंने कहा कि 1-1.5 साल में जिनको ऑब्जेक्टिव है, उन्होंने भी ये सोचना चाहिए कि मेरा और कहाँ निवेश है। बहुत बार हमने ये पाया कि आज जैसे म्यूचुअल फंड में जिन्होंने पिछले 5-10 साल में रेगुलर इन्वेस्टमेंट किया है, 12-15 या उससे भी अच्छे रिटर्न्स आज को दिख रहे हैं। तो ये पैसा आप निकालते वक्त ये सोचना चाहिए कि आपका कोई ऐसे क्लास में पैसा है कि जहाँ आपको इससे कम ब्याज मिल रहा है। जैसे बहुत बार हमने ये पाया कि लोग 12-15% वाला पैसा तो निकाल लेते हैं, लेकिन 5%, 6%, 7% वाला FD का पैसा वहीं बने रहने देते हैं। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपका कहाँ पैसा है, कौन से एसेट क्लास में पैसा है, और उसमें से सबसे कम ब्याज आपको कौन दे रहा है। फिर वो हिसाब से आपको प्रैक्टिस डिसाइड करना चाहिए कि मैं FD का निकालूं या पोस्ट का निकालूं या म्यूचुअल फंड। तो ये आपको तय करना है कि उसके अनुसार आपको तय करना है। और एक बात है, हमारे मन में ये सवाल क्यों आता है, क्योंकि ये हमेशा डर हमारे मन में रहता है कि अभी बाजार नीचे आ जाएगा।
देखिए ये सवाल हमारे पास जब 26,000 का सेंसेक्स 45-50,000 हो गया, तो वो टाइम भी काफी लोगों ने सवाल ये किया। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने डर के मारे पैसे निकाल भी लिए। आज वो 20% 25% के प्रॉफिट से वंचित हो गए हैं। दूसरा इसमें क्या होता है कि आज आप प्रॉफिट बुक करोगे मार्केट की डर की वजह से, तो इसमें आपको टैक्स लायबिलिटी आएगी, क्योंकि इक्विटी में 1 साल के ऊपर जब भी आप पैसे निकालते हैं तो 1 लाख की छूट और उसके ऊपर फिर 10% आपको टैक्स देना है। तो पहली तो आपको टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। दूसरा, आप फिर पैसा ये डर की वजह से निकाल रहे हैं, वो रखेंगे कहाँ? एफडी में 4-5% में, तो उसमें भी टैक्स लायबिलिटी आएगी और रिटर्न आपका 4-5% हो जाएगा। तो बिल्कुल ये डर जो है, इसी की वजह से हम इसमें से निकलना चाहते हैं। लेकिन डर क्यों रहता है? क्योंकि हम इसको ज्यादा समय के लिए रखते नहीं है। देखिए बाकी एसेट क्लास और म्यूचुअल फंड में हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं। रियल एस्टेट हम लेते हैं तो 25-30 साल के लिए लेते हैं। पीपीएफ 15 साल के लिए जब अकाउंट ओपन करते हैं तभी पता है कि ये 15 साल का है, और सिर्फ 15 साल से लोग रुकते नहीं है। आज हमारे कितने क्लाइंट्स के ऐसे अकाउंट है कि जो 5-5 साल से जो पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड होता है, तो आज उनको कुछ अकाउंट को 25-30-35 साल हो गए हैं। तो ये सब वहां पे आपको डर क्यों नहीं लगता, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। देखिए पीपीएफ जब अकाउंट शुरू हुआ था तो उसमें 12% का ब्याज था, आज वो 7.1 पे आ गए। लेकिन आज भी लोगों का पीपीएफ चाहिए है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पीपीएफ बुरा है, लेकिन जो समय आप पीपीएफ को, रियल एस्टेट को, गोल्ड को देते हैं, वो यदि समय, जैसे गोल्ड का मैंने अभी नाम लिया, तो गोल्ड के भी रिटर्न अभी पिछले 1.5 साल से रिटर्न ही नहीं है। 55-60 तक गोल्ड गया था, आज 46-47 पे आ गया। तो किसके मन में ये सवाल नहीं आता कि मैं आज गोल्ड बेच दूं करके। लोग उल्टा ये कहते हैं कि थोड़ा सा कम हुआ तो मैं और ले लूं। तो ये फिर नजरिया म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं रखते हैं, ये मेरे समझ में आज तक के नहीं है। तो इसमें लंबी अवधि के लिए बने रहे। और ये तो देखिए जिन्होंने लंबी अवधि के लिए निवेश किया, आज उनको कैसे अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। देखिए 25-26 साल पहले जो फंड्स आए थे, उन्होंने 1 लाख जिन्होंने निवेश किया, आज उनके 1 करोड़ से भी ज्यादा बने हैं। लेकिन किसको मिला वो रिटर्न? अनफॉर्चुनेटली 3% लोग भी आज उसमें बने हुए नहीं है। किसने 1 लाख के 5 लाख हो गए तो निकाल दिए, किसने 1 लाख के 12 लाख हो गए तो निकाल दिए। आज 1 लाख के 1 करोड़ हो गए, लेकिन 3% से कम लोगों ने कमाया। तो ये जो मन में डर है, इसी की वजह से लोग इसमें लंबी अवधि के लिए निवेशित नहीं रहते हैं। हर 2-3 साल के बाद कुछ न कुछ कारण से बाजार में करेक्शन तो आता है। अभी आएगा क्या? बिल्कुल आ सकता है। 50,000 सेंसेक्स लोग पूछते हैं, आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। अब आने वाला है क्या, इसका जवाब न मेरे पास है, न दुनिया के किसी आदमी के पास है। तो इसमें बने रहिए। शॉर्ट टर्म का, जैसे मैंने कहा, शॉर्ट टर्म का जिनका गोल है वो सिर्फ सोच सकते हैं। जिनका 5-10 साल का गोल है, बिल्कुल शांति से बने रहिए। आपको आगे उल्टा मैं तो ये कहूंगा कि आगे के 10 साल तो आपको न भूतों न भविष्य की ऐसे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। क्योंकि क्या है, अपनी इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज पूरा वर्ल्ड का ध्यान अपने ऊपर है, अपनी इकोनॉमी के ऊपर है जी। दूसरा, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पिछले साल भर में इतना फास्ट ग्रो हो रहे हैं कि उनकी प्रॉफिट में काफी अच्छा इजाफा हो रहा है। दूसरा, ये 2021 में आप जीएसटी की फिगर्स देख लीजिए। 2021 में सिर्फ जून का एक अपद यदि आप छोड़ देते हैं, तो हर महीने में 1 लाख करोड़ के ऊपर का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। दूसरा, इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है। तो सब ये पॉजिटिव्स है। आगे आपके इकोनॉमी में सब अच्छा ही होने वाला है आगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 साल में बाजार नीचे आएगा ही नहीं। 10 साल में बाजार हो सकता है 2 या 3 बार 5 से 25% का करेक्शन कभी आ भी जाए, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए। वो तो उल्टा हम कहते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी रहती है। अब पिछले साल भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने पास आई थी कोविड की वजह से, जब 38% बाजार नीचे आ गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टाइम हमारे मन में इतना डर आ जाता है कि हम उल्टा उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं। वो सबसे सही समय रहता है ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की। तो ये बाजार को थोड़ा सा जानिए, समझिए, इसमें निवेशित रहिए, इसमें अपॉर्चुनिटी जो आती है उसका लाभ लीजिए, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट एसआईपी या एसटीपी के जरिए करते रहिए। निगेटिव बातें क्या है, तो आज सिर्फ ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, निगेटिव बातें हैं, उसके निगेटिव बात है जिसकी वजह से बाजार में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो वैसे भी बाजार करेक्शन के लिए लोग तो 6 महीने से राह देख रहे हैं, लेकिन बाजार में करेक्शन ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। इसमें ग्रोथ, अपनी ग्रोइंग इकोनॉमी है, उस पर विश्वास करिए,
एफआईआई पे अपने इकोनॉमी पे विश्वास है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मन में बहुत बार शंकाएं उपस्थित होती है, तो इसमें बने रहिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करिए, लंबी अवधि का पैसा रखिए और आपका विजय इसमें निश्चित है। काफी अच्छे रिटर्न्स आपको अगले 10 साल में आने वाले हैं, ऐसा मुझे पूरा पूरा भरोसा है। सुनील सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सारे सवाल के बहुत अच्छी तरह से समाधान किया, तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी। आपके मन में और भी कोई सवाल होंगे या आप अगर चाहते होंगे कि हम और कुछ डिटेल्ड वीडियोस बनाएं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।